हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर न्यू क्लास। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 11। तो लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम रिवीजन करते हैं कि लेक्चर नंबर 10 में हमने क्या क्या स्टडी किया है अभी तक। ठीक है, तो बेटा लेक्चर नंबर 10 में हमने आपको पढ़ाया था, पहला टॉपिक था हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। तो इसमें मैंने बेटा आपको क्या हिंट दिया था कि हमारे पास जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिनके अंदर वॉल्यूम का टर्म्स इन्वॉल्व है, जब भी आप टेम्परेचर चेंज करोगे या टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस लाओगे तो वो वॉल्यूम वाला जो टर्म्स है वो क्या होगा, चेंज होगा। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना था। हमारे पास जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स थे जिनके अंदर वॉल्यूम इन्वॉल्व था, उन कंसंट्रेशन टर्म्स को हम क्या बना देंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो मैंने यहाँ पर टैली भी बनाई थी कि अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें तो एक हो जाएगा हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक हो जाएगा हमारे पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एक हो जाएगा हमारे पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं, एक बार फिर से फटाफट खत्म करते हैं। सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म था मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, मोल फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन। उसके बाद हमारा सेकंड कंसंट्रेशन टर्म था परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। तो अगेन परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू भी कैसा हो जाएगा हमारा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था परसेंट बी बाई बी। तो परसेंट बी बाई बी में क्या आ रहा है, वॉल्यूम वाला टर्म इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। देन हमने स्टडी की थी परसेंट डब्ल्यू बाई बी। तो परसेंट डब्ल्यू बाई बी भी हमारा कैसा हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। फिर हमने स्टडी की थी पीपीएम, जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। फिर हमने स्टडी की थी पीपीवी, जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। तो इसमें भी कोई भी वॉल्यूम वाला टर्म नहीं है, इसलिए कैसे रहेंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेंगे। फिर हमने डिस्कस किया था मोलैरिटी। तो अगर मैं बात करता हूं मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम वाला टर्म इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और लास्ट हमारे पास जो कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ाया था वो था हमारे पास मोलैलिटी। तो अगर हम बात करते हैं मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी क्या होगी बेटा, इट इज ऑल्सो इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट टू द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे हो जाएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। फिर हमने आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाया था। दूसरा टॉपिक था हमारे पास डाइल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूशन। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। तो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन में हमने क्या बताया कि हमें जब भी सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करेंगे तो हम उसमें एक एक्स्ट्रा सॉल्वेंट को ऐड करेंगे। जब आप एक्स्ट्रा सॉल्वेंट को ऐड करोगे तो क्या होगा, अपॉन द डाइल्यूशन ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स गेट डिक्रीज। तो यहाँ मैंने नोट करके एक पॉइंट भी लिखवाया था, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपॉन डाइल्यूशन, अपॉन डाइल्यूशन all the concentration terms, all the concentration terms, concentration terms डिक्रीज। जितने भी हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। और फिर बेटा हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। बहुत सारे न्यूमेरिकल का मतलब है हमने आई थिंक 6-7 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। और हमने प्रीवियस ईयर जेई मेंस और एडवांस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी हमने सॉल्व किए थे। अब जहां तक मुझे याद आ रहा है कि मैं, चलो आज का क्लास शुरुआत करता हूं मैं। पहले हम होमवर्क वाले पार्ट पे आते हैं। तो ये वाला कुछ क्वेश्चन था मैंने जेई मेंस 2015 का, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो एक बार मैं करता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जिन बच्चों ने नहीं किया वो एक बार जरा इसको देख लो फटाफट। तो क्वेश्चन है मेरे पास कि 3 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल वाज एडेड टू 50 ml ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन की आपको मोलैरिटी गिवन है कितनी, 0.06 मोलर इन ए फ्लास्क। आफ्टर एन आवर इट वाज फिल्टरेड, द स्ट्रेंथ ऑफ द फिल्ट्रेट was found to be 0.042 molar. The amount of acetic acid adsorbed per gram of charcoal is, ये आपको फाइंड आउट करना है। the what you have to find out, you have to find out the amount of acetic acid adsorbed per gram of charcoal। तो बेटा पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन है क्या कि मेरे पास क्या था, एक एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन था। तो मैंने क्या बनाया, अपना ये एक सॉल्यूशन बना दिया। तो ये सॉल्यूशन मेरे पास है एसिटिक एसिड सॉल्यूशन।
एक मिनट को थोड़ा एडजस्ट कर लें, राइटिंग अच्छी नहीं आ रही बिल्कुल। वैसे तो डेली अच्छी नहीं आती है, पर आज बहुत ज्यादा गंदी आ रही है। तो ये आ गया मेरे पास एक एसिडिक एसिड सॉल्यूशन। ये हमारे पास आ गया एक एसिडिक एसिड सॉल्यूशन। अब बेटा देखो क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, सॉल्यूशन की आपको वॉल्यूम गिवन है। सो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 50 ml, और आपको सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन है। मोलैरिटी कितनी गिवन है आपको सॉल्यूशन की? 0.06 मोलर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास हो गया एक एसिडिक एसिड सॉल्यूशन। अब आप कर क्या रहे हो, इस सॉल्यूशन के अंदर 3 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल को ऐड कर रहे हो। कितना ऐड कर रहे हो आप? 3 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल। जब आपने 3 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल को ऐड करा, उसके बाद आप क्या कर रहे हो? आफ्टर एन आर, 1 घंटे के बाद हम क्या कर रहे हैं? आफ्टर एन आर, आफ्टर एन आर 1 घंटे के बाद बेटा आप क्या कर रहे हो? आप इसको फिल्टर्ड कर रहे हो। और जब आपने इसको फिल्टर्ड करा, तो सपोज कीजिए आप क्या कॉटन का क्लॉथ यूज कर सकते हो, या फिर आप फिल्टर पेपर यूज करते हो, कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया फिल्टर पेपर, या कॉटन क्लॉथ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फिल्टर पेपर। तो आपको फिल्टर्ड कैसे करना है? जो भी ये सॉल्यूशन था, इस पूरे सॉल्यूशन को आप इस फिल्टर पेपर के ऊपर क्या करोगे? पोर कर दोगे, पोरिंग कर दोगे। पोरिंग माने उलट देना, उलट देना। उसके बाद क्या होगा? आपका फिल्ट्रेट कलेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फिल्ट्रेट। ये क्या है हमारे पास? फिल्ट्रेट। अब ये जो फिल्ट्रेट है, इस फिल्ट्रेट का वॉल्यूम तो सेम ही रहने वाला है। कितना वॉल्यूम रहेगा फिल्ट्रेट का? फिल्ट्रेट का वॉल्यूम, एक मिनट, कुछ आज टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत आ रही है। हाँ, तो फिल्ट्रेट का फिल्ट्रेट का वॉल्यूम कितना होगा? 50 ml ही होगा। पर फिल्ट्रेट करने के बाद फिल्ट्रेट की जो स्ट्रेंथ है, मतलब जो मोलारिटी है, वो मोलारिटी कितनी हो गई है? 0.042 मोलर। यहाँ देखो आप, मोलारिटी क्या है? आफ्टर आफ्टर एन आवर इट वाज फिल्टर्ड, 1 घंटे के बाद आपने इसको फिल्टर्ड करा। द स्ट्रेंथ ऑफ द फिल्ट्रेट वाज फाउंड टू बी 0.042। तो ये जो फिल्ट्रेट था, इसकी स्ट्रेंथ कितनी आई? 0.042। मतलब मोलारिटी जो थी, मोलारिटी हमारी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। अब यहाँ एक चीज देखो, मैं यहाँ पे बता देता हूं। अगर हम मोलारिटी की बात करते तो मोलारिटी होता क्या? मोलारिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब यहाँ देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो चेंज नहीं हो रहा। जब आप एक्टिवेटेड चारकोल को ऐड नहीं किया था, उस समय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था? 50 ml। और जब आपने एक्टिवेटेड चारकोल को ऐड करा और 1 घंटे के बाद जब आपने फिल्ट्रेट करा, फिल्टर्ड करा, तब भी कितना आ रहा है? वॉल्यूम 50 ml। इसका मतलब जो मोलारिटी डिक्रीज हुई है, वो क्यों डिक्रीज हुई होगी? क्योंकि हमारे पास मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो गए? डिक्रीज। हमारे जो मोल ऑफ सॉल्यूट थे, ये मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो गए हैं? डिक्रीज। अब ये मोल ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज क्यों हुए? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो जरा यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ चारकोल। मतलब चारकोल ने क्या करा है? इस एसिटिक एसिड के जो मोल्स थे, इनको एड्सॉर्ब करा। अब कितने मोल्स आपने एड्सॉर्ब करे, आपको वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा? तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे? मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड present in a solution before adding चारकोल। जब आपने चारकोल को ऐड नहीं किया था, उससे उस समय एसिटिक एसिड के कितने मोल्स हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं बेटा? हम ये निकाल सकते हैं वॉल्यूम इनटू मोलारिटी से। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, वॉल्यूम हमारे पास कितना है? 50 ml, और मोलारिटी हमें कितनी गिवन है? 0.06। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। और 3 क्या आएगा? 3 मोल नहीं आएगा, क्योंकि वॉल्यूम हम ml में पुट कर रहे हैं। तो 3 क्या आएगा? मिली मोल आएगा। ये मैंने क्या लिखा है? 3 मिली मोल। तो आपने एसिडिक एसिड के मोल्स फाइंड आउट करें। कौन सी कंडीशन में मोल्स फाइंड आउट करें? जिस कंडीशन में आपने एक्टिवेटेड चारकोल को सॉल्यूशन के अंदर ऐड नहीं किया था। अब हम क्या करते हैं? अब हम स्टेप नंबर 2 में फाइंड आउट करते हैं
स्टेप नंबर 2 में मैं फाइंड आउट करता हूं मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट में एसिटिक एसिड के कितने मोल से, तो कैसे निकाल सकते हो? फिल्ट्रेट का वॉल्यूम 50 ml और फिल्ट्रेट की स्ट्रेंथ मतलब फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन, तो ये आ जाएगा आपके पास 50 ml इंटू 0.042। ठीक है, तो अब जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2.1 मिली मोल। कितना आ गया? 2.1 मिली मोल। मतलब जब आपने एक्टिवेटेड चारकोल को ऐड नहीं किया था, ठीक है, उस समय कितने मोल थे? 3 मिली मोल्स। और जब आपने एक्टिवेटेड चारकोल को ऐड करा, ऐड करने के बाद जब आपने फिल्टर्ड करने के बाद आपने देखा कि एसिटिक एसिड के कितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर? 2.1 मोल। कितने मोल्स हैं ये? 2.1 मोल्स। इसका मतलब हमारा चारकोल ने एसिडिक एसिड के कितने मोल्स को एब्जॉर्ब करा है, तो आप निकाल सकते हैं कितने मोल्स एब्जॉर्ब किए गए बेटा? 0.9 मिली मोल्स। तो अब यहां से हम निकालेंगे, थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं ताकि क्वेश्चन समझ में आए। स्टेप नंबर 3 में मैं क्या निकालने वाला हूं? मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब बाय चारकोल। तो चारकोल ने कितने मोल्स एसिडिक एसिड एड्सॉर्ब करें, तो ये आप कैसे लिख सकते हो? 3 माइनस 2.1 मिली मोल। तो यहां से हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा? यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 0.9 मिली मोल। ठीक है, इतने मोल्स एब्जॉर्ब हुए, मतलब एसिडिक एसिड के इतने मोल्स एब्जॉर्ब हुए। तो क्या मैं यहां से अमाउंट ऑफ एसिडिक एसिड एब्जॉर्ब निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो अगर मैं यहां से निकालना चाहूं अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब, कितना अमाउंट एड्सॉर्ब हुआ है मुझे वो निकालना है। अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब कैसे निकालेंगे? कितने मोल्स एब्सॉर्ब हुए इनटू मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। तो मोल्स कितने एब्सॉर्ब हुए? 0.9 मिली मोल्स इनटू, आप क्या निकालोगे? एसिटिक एसिड का मोलर मास। तो एसिटिक एसिड का जो मोलर मास होगा, वो मोलर मास कितना होता है? वो मोलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल। ठीक है बेटा, 60 ग्राम पर मोल। अब आप एक काम करो, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कितना आएगा? 0.9 मिली मोल इंटू 60 ग्राम पर मोल। तो हम क्या करते हैं? हम मिली मोल को मोल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मिली मोल को मोल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -3 मोल इंटू 60 ग्राम पर मोल। तो होगा क्या बेटा? मोल से मोल कैंसिल। तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे आ जाएगा आपके पास ये 54 गुणा 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -3 ग्राम। ठीक है, आप ये आपके पास आ गया ग्राम। ठीक है, आप चाहो तो इसे मिलीग्राम में भी लिख सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा? 54 मिलीग्राम, 54 mg लिख सकते हो। mg क्या होगा? मिलीग्राम। अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में उसने आपसे क्या पूछा है? द अमाउंट ऑफ एसिडिक एसिड एब्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ चारकोल। मतलब जो 54 मिलीग्राम एसिडिक एसिड एब्सॉर्ब हुआ है, वो एब्सॉर्ब किसने करा है? वो 3 ग्राम चारकोल ने एब्सॉर्ब करा है। आपसे भी पूछ रहा है कि 1 ग्राम चारकोल कितना अमाउंट एसिडिक एसिड एब्सॉर्ब करेगा। तो यहां से अब तो बिल्कुल आसान हो गया क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 5 में? द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब बाय पर ग्राम ऑफ चारकोल, तो कैसे आ जाएगा ये? अमाउंट ऑफ एसिड एड्सॉर्ब डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ चारकोल। तो टोटल मास ऑफ चारकोल कितना है हमारे पास? 3 ग्राम है। तो इसका आप जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 18 ग्राम। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चारकोल का 1 ग्राम एसिडिक एसिड के 18 मिलीग्राम को एड्सॉर्ब करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके ऑप्शन में आंसर कौन सा मैच हो रहा है?
तो आंसर आपका मैच हो रहा है ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज योर आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना था ये, ठीक है। जिन बच्चों ने खुद से किया वेरी गुड, जिन बच्चों ने नहीं किया वो अब यहाँ पे सॉल्यूशन देख लो बेटा। चलो अब आओ आप आज के पार्ट पे। तो आज का जो पूरा लेक्चर मैंने डिजाइन करा है वो पूरा लेक्चर मैंने डिजाइन करा है सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल के लिए क्यों डिजाइन किया बेटा? क्योंकि आपको फिजिकल केमिस्ट्री हो या फिर केमिस्ट्री की बात करूं मैं, हम थ्योरी कितना भी पढ़ें, जब तक हम उसको न्यूमेरिकली अप्लाई नहीं कर पाएंगे, हम मेंस हो चाहे मेंस हो नीट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हमारे लिए क्या है बहुत डिफिकल्ट उसको क्रैक करना। तो हमें क्या करना है, थ्योरी पढ़ो और थ्योरी को अप्लाई करना न्यूमेरिकल्स में कैसे करते हैं वो जरूर सीखना, ठीक है। तो आज का पूरा लेक्चर हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड होने वाला है। इसलिए अभी तक अगर हम बात करें इस मोल कॉन्सेप्ट की पूरी सीरीज में, मैं आपको 40 प्लस क्वेश्चन करा चुका हूं। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 40 है मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में रीड करता हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास 200 ml ऑफ 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो बेटा यहाँ पे आप देखो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl आपको गिवन है। आगे देखिए 200 ml ऑफ 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन NaCl इज डाइल्यूटेड बाय 800 ml। आपने इसको डाइल्यूट करा 800 ml से। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में है क्या, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो कि मेरे पास एक एक्वस सॉल्यूशन था। कैसा सॉल्यूशन था? एक एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस सॉल्यूशन मेरे पास कौन सा है? NaCl का। तो मेरे पास क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ये मेरे पास NaCl का एक एक्वस सॉल्यूशन है। तो बेटा एक्वस सॉल्यूशन देखते ही आपके माइंड में एक चीज आ जानी चाहिए कि सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। अगर एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि सॉल्वेंट क्या होगा हमारा? बिल्कुल, सॉल्वेंट हमारा क्या होगा यहाँ पे? वाटर। सॉल्वेंट क्या होगा हमारा? वाटर H2O। और अगर हम सॉल्यूट की बात करेंगे तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा हमारे पास? सॉल्यूट हो जाएगा हमारे पास NaCl। NaCl क्या होता है? सॉल्ट होता है, नमक होता है। देखो आगे। तो ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम गिवन है। कितना वॉल्यूम है? 200 ml वॉल्यूम गिवन था। और इस सॉल्यूशन की आपको मोलारिटी गिवन थी। मोलारिटी कितनी थी बेटा? 1 मोलर। तो मोलारिटी कितनी थी हमारे पास? 1 मोलर इसकी मोलारिटी थी। अब आपने करा क्या है उसको समझने की कोशिश करिए। आपने इसके अंदर आपने इसको डाइल्यूट किया। आपने इसका क्या करा? डाइल्यूशन। तो हमने जब डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाया था तो क्या बोला था? जब भी आप डाइल्यूशन करोगे तो डाइल्यूशन में क्या करते हो? सॉल्वेंट को ऐड करते हो। तो आपने क्या करा है? सॉल्वेंट को ऐड करा है। और मेरा सॉल्वेंट क्या है? वाटर। तो बेसिकली आप यहाँ बोल सकते हो आपने यहाँ पे क्या कर रहे हो? H2O का एडिशन कर रहे हो। डाइल्यूशन में क्या कर रहे हो आप? H2O का एडिशन कर रहे हो, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय 800 ml। मतलब आपने सॉल्यूशन को जो डाइल्यूट करा है वो कैसे डाइल्यूट करा है? 800 ml वाटर से, ठीक है। तो ये आपने क्या करा? डाइल्यूशन कर दिया। तो आफ्टर डाइल्यूशन, अब हम किसकी बात करेंगे? आफ्टर डाइल्यूशन। अगर मैं आफ्टर डाइल्यूशन की बात करता हूं बेटा, तो आफ्टर डाइल्यूशन के बाद आप बता सकते हो, ये हो गया मेरे पास आफ्टर डाइल्यूशन की कंडीशन। तो आफ्टर डाइल्यूशन के बाद सॉल्यूशन तो मेरे पास अभी भी वही रहेगा, कौन सा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। आपने एक्वा सॉल्यूशन NaCl ही रहेगा, सॉल्वेंट भी वाटर रहेगा, सॉल्यूट भी NaCl ही रहेगा। पर आपको पता है जब आपने 800 ml वाटर मतलब एक्स्ट्रा इसके अंदर सॉल्वेंट ऐड किया है, तो फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल वॉल्यूम आप बता सकते हो कि इस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन अब कितना हो जाएगा? इनिशियल वॉल्यूम कितना था इसका? 200 ml। इस 200 ml में आपने क्या करा? 800 ml को और ऐड कर दिया। तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का अगर मैं वॉल्यूम पूछूं तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास? 1000 ml। कितना वॉल्यूम आ गया हमारे पास? 1000 ml, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज द कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की आपको मोलारिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अगेन आपको पता है कि जब भी आप डाइल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हो तो डाइल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट में क्या फॉर्मूला यूज करते हो? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। ये हम कैसे करते हैं ये सब समझा चुके हैं लास्ट क्लास में। जिनको भी डाउट है एक बार लास्ट क्लास का आप रिकैप कर लेना। तो बेटा व्हाट इज V1? तो V1 मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन। व्हाट इज M1? मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन। व्हाट इज V2? V2 इज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। एंड व्हाट इज M2? M2 इज मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। तो आपको ये सब वैल्यू गिवन है। आप इन वैल्यू को क्या करोगे? यहाँ पे पुट करो। M1 की वैल्यू आपको गिवन है 1 मोलर,
1 मोलर, और आपको वॉल्यूम कितना गिवन है, B1 हमें गिवन है 200 ml। आपको M2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और V2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1000 ml। तो ml से ml क्या हो गया, कैंसिल। तो अगर हम यहाँ से M2 की वैल्यू निकालेंगे तो M2 की वैल्यू आ जाएगी 0.2 मोलर। सो द 0.2 मोलर इज द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमें जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन, इस तरीके से हम उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। आंसर कितना आ रहा है इस क्वेश्चन का, 0.2 मोलर। ठीक है, चलो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार रीडिंग करो नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, हाउ मेनी ml ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड to 200 ml of 0.65 molar HCl 0.5 molar HCl solution to dilute the solution to 0.2 molar। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, डायग्राम से बता देता हूं। सॉरी, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ये मेरे पास क्या है बेटा, सॉल्यूशन है। ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन किसका है, ये सॉल्यूशन हमें है HCl सॉल्यूशन है। ठीक है, आपको एक HCl का सॉल्यूशन गिवन है, उस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना है आपके पास 200 ml, और इस सॉल्यूशन की जो मोलारिटी है वो मोलारिटी कितनी है 0.65। अब आपने बेटा क्या करा है, आपने क्या करा है, इसको डाइल्यूट करा है। आपने क्या करा है, इसको डाइल्यूशन करा है। तो डाइल्यूशन करने पे ही कह रहा है कि हाउ मेनी ml ऑफ वाटर एडेड। इसका मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि हमारा जो HCl का सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन है, एक HCl का सॉल्यूशन हमारा एक एक्वा सॉल्यूशन होगा। एक्वा सॉल्यूशन क्यों होगा, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। जब भी आप डाइल्यूशन करते हो तो डाइल्यूशन में आप क्या ऐड करते हो, सॉल्वेंट को ऐड करते हो। और साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे हाउ मेनी ml ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड, मतलब आप वाटर को ऐड कर रहे हो, आपका सॉल्वेंट वाटर है, अगर सॉल्वेंट वाटर है तो सॉल्यूशन हमारा एक्वस होगा। तो आपने यहाँ पे वाटर को ऐड करा, सपोज करो आपने वाटर कितना ml ऐड कर दिया, x ml आपने वाटर को ऐड करा। तो ऐड करने के बाद होता क्या है, आफ्टर डाइल्यूशन हो क्या रहा है, आफ्टर डाइल्यूशन, ये आफ्टर डाइल्यूशन की कहानी चल रही है। तो आफ्टर डाइल्यूशन में बेटा क्या होगा, आपको आफ्टर डाइल्यूशन सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन है कितनी, 0.2 मोलर। ठीक है, और आफ्टर डाइल्यूशन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम 200 ml प्लस आपने जितना सॉल्वेंट को यहाँ पे ऐड करा है। तो आपने सपोज करो x ml ऑफ वाटर ऐड करा है, तो मैं यहाँ x ले लेता हूँ ml। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि आप कितने ml वाटर को ऐड करोगे। तो हमारे पास तो हमारा वही है रामबाण। रामबाण क्या है बेटा, इसको मैं ले लेता हूँ B1, ये हो गया M1, ये हो गया M2 और ये हो गया V2। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। और डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है, डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट है M1 B1 इज इक्वल टू M2 V2। तो M1 की वैल्यू पुट करो 0.65, B1 की वैल्यू पुट करो 200 ml, M2 की वैल्यू पुट करो, सपोज करो मैं यूनिट भी लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ। तो 0.65 मोलर इसकी यूनिट है, 0.65 मोलर इंटू B1 इज 200 ml इज इक्वल टू M2 की वैल्यू है 0.2 और V2 की वैल्यू है 200 प्लस x ml। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे ये आपके पास आ जाएगा, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 650 इज इक्वल टू 200 प्लस x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 450 ml। तो अगर आप क्वेश्चन को समझने की एक बार कोशिश करो, अगर इस गिवन सॉल्यूशन में आप 450 ml ऑफ वाटर को ऐड करोगे तो 450 ml ऑफ वाटर ऐड करने पे इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0.2 मोलर हो जाए। तो मैं इसका यहाँ आंसर लिख देता हूँ। तो आंसर इस है इस क्वेश्चन का 450 ml। चलो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20% W/B aqueous solution of urea has a density 1.2 ग्राम पर ml, कैलकुलेट परसेंट W/W। तो एक काम करता हूं मैं यहाँ पे एक पार्टीशन करता हूँ, एक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ पार्टीशन, ताकि चीजें समझाने में थोड़ा आसानी रहे। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि आपको गिवन डेटा क्या क्या है।
तो गिवन डेटा आपको है कि परसेंट W बाई बी की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, 20% आपको वैल्यू गिवन है। तो परसेंट W बाई बी को आप बेटा कैसे रीड कर सकते हो, आप इस तरीके से रीड कर सकते हो कि 100 ml, या फिर आप इसको ऐसे रीड कर सकते हो कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कि 20 ग्राम हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन पे। अब एक चीज देखिए, आपको जो सॉल्यूशन गिवन है, सॉल्यूशन मेरे पास क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, सॉल्यूशन है मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। यूरिया क्या होता है, यूरिया होता है हमारे पास NH2CO NH2, ठीक है। और यूरिया का अगर मैं मोलर मास की बात करूंगा तो यूरिया का मोलर मास अगर आप कैलकुलेट करोगे 60 होता है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं, ठीक है 60 ही होता है, 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन अब आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, आपको मोलर मास निकालने अब आ जाने चाहिए, इतनी क्लासेस हो गई, इतनी क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करा दी है, अब आप मोलर मास निकालने में आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपको गिवन है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, तो एक्वस लिखते ही आपको समझ में आ गया कि इस सॉल्यूशन के अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूंगा तो इस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर, और इस सॉल्यूशन के अगर मैं सॉल्यूट की बात करूंगा तो सॉल्यूट मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका यूरिया, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको। अब बेटा आप ये देखो, आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, लिखा है ना 20% W बाई बी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया हैज द डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। इसका मतलब आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, कितना गिवन है, 1.2 ग्राम पर ml, ये आपको गिवन। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है परसेंट W बाई डब्ल्यू। तो परसेंट W बाई डब्ल्यू क्या होता है, परसेंट W बाई डब्ल्यू होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास 20 ग्राम। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है, 20 ग्राम। और अगर मैं मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करता हूं तो मास ऑफ सॉल्वेंट मुझे क्वेश्चन में नहीं पता, पर मुझे सॉल्वेंट का वॉल्यूम पता है, और सॉल्वेंट की मुझे सॉल्यूशन का मुझे वॉल्यूम पता है। एक मिनट रुकिए बेटा, यहाँ पे एक ना मिस्टेक हो गई है, इसको जरा करेक्ट कर लो। ये मास ऑफ सॉल्यूशन होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, इस तरीके से यहाँ पे भी बात चेंज करो, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी होगा हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन का मुझे वॉल्यूम पता है, सॉल्यूशन का मुझे डेंसिटी पता है, तो सॉल्यूशन का मैं वेट निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, द वेट ऑफ सॉल्यूशन इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, 100 ml, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना है, 1.2 ग्राम पर ml। तो जब इसे करेंगे ml से ml कैंसिल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा हमारे पास, 120 ग्राम। अब देखिए, आपको परसेंट W बाई डब्ल्यू के लिए जो भी डेटा चाहिए था वो सब डेटा आपको पता है, तो निकाल दो फटाफट। सो परसेंट W बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट 20 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 120 इंटू 100। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे ये डेटा आ जाएगा आपके पास, इसको इस कैंसिल कर दो, और ये आपका आ जाएगा 6 टाइम कैंसिल होगा, और ये 50/3। तो आप सॉल्व कर लेना बेटा एक बार इसको। परसेंट W बाई डब्ल्यू की वैल्यू 50/3% आई। मैं इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, परसेंट W बाई डब्ल्यू की वैल्यू, तो मैंने परसेंट W बाई डब्ल्यू की वैल्यू को ब्रैकेट में बंद कर दिया। इस तरीके से एक बार, ये तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बेटा हमने क्या बोला था, जब मैंने आपको पढ़ाया था कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, तो मैंने क्या बोला था, मैं कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ाने वाला हूँ आपको, जो भी डेटा गिवन होगा कंसंट्रेशन टर्म्स का, उसको मैं क्या करने वाला हूँ, अपनी लैंग्वेज में लिखने वाला हूँ। आपको परसेंट W बाई बी की वैल्यू गिवन थी 20%, तो मैंने इसको अपने टर्म्स में लिख लिया। कैसे लिखा कि 20 ग्राम ऑफ यूरिया या फिर 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इस तरीके से मैंने अपने टर्म्स में लिखा, जो भी डेटा गिवन था उस डेटा का मैंने यूज करा,
जो मुझे फाइंड आउट करना था उस वैल्यू को मैंने फाइंड आउट किया। तो ये अप्रोच होती है कंसंट्रेशन वाले टर्म्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। इससे क्या होता है ना, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हर एक क्वेश्चन आपका बनता जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होता जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो एडवांस 2014 का क्वेश्चन है ये। अ कंपाउंड H2X विद द मोलर मास ऑफ 80 ग्राम। ठीक है, मोलर मास 80 ग्राम है, तो मैंने बताया क्या, तो मोलर मास आप ग्राम में लिख सकते हो या ग्राम बाई मोल भी लिख सकते हो, क्योंकि मोलर मास जो होता है 1 मोल के लिए ही डिफाइन होता है। तो क्वेश्चन में फिर से रीड कर देता हूँ। ए कंपाउंड H2X with the molar mass of 80 gram is dissolved in a solvent having a density 0.4 ग्राम पर ml। ठीक है, सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट की डेंसिटी आपको गिवन है। assuming no change in volume upon dilution, assuming no change in volume upon dilution, the molarity of a 3.2 मोलर सॉल्यूशन आपसे पूछा गया है। तो बेटा फिर से मैं क्या करता हूँ, पार्टीशन करता हूँ, और पार्टीशन करने के बाद जो जो गिवन है सबसे पहले हम वो लिखना सीखते हैं। ठीक है, आपको गिवन क्या है, आपको एक कंपाउंड गिवन है। अब वो कंपाउंड क्या है मेरे पास, H2X एक कंपाउंड है, और इस कंपाउंड का मुझे मोलर मास गिवन है। तो मोलर मास कितना गिवन है इस कंपाउंड का, 80 ग्राम, या फिर मैं इसको 80 ग्राम पर मोल भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मोलर मास जो होता है 1 मोल के लिए ही डिफाइन होता है। अब आप कर क्या रहे हो, आपके पास एक सॉल्वेंट है, ये बेटा मेरे पास क्या है, एक सॉल्वेंट, ये क्या है मेरे पास, एक सॉल्वेंट, और इस सॉल्वेंट की आपको डेंसिटी गिवन है। तो डेंसिटी कितनी है सॉल्वेंट की, डेंसिटी आपको गिवन है सॉल्वेंट की 0.4 ग्राम पर ml। आपको ये डेंसिटी गिवन है सॉल्वेंट की 0.4 ग्राम पर ml। आपने करा क्या, आप ये बोल रहा है क्वेश्चन में, ए कंपाउंड H2X विद द मोलर मास ऑफ 80 ग्राम इज डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट। तो आपने इस H2S कंपाउंड को, किस कंपाउंड की बात हो रही है, H2S कंपाउंड की बात हो रही है, इस H2S कंपाउंड को आपने सॉल्वेंट के अंदर क्या करा है, डिसॉल्व करा है। क्या कर दिया आपने, डिसॉल्व कर दिया। जैसे ही आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करोगे, अब ये क्या बन जाएगा, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बेटा, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन है अज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन द डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन जब आप करते हो तो वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आता, मतलब जब आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करते हो तो जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। तो यहां से आपको क्या समझ में आया, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आई बात आपको, क्या मैंने बोला है, मैंने बोला नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। बेसिकली क्या होता है, जब आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट को जब ऐड करोगे, या फिर आप बोल सकते हो जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। पर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है assuming no change in volume upon dissolution। जब भी आप डिसोल्यूशन कर रहे हो, मतलब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो, उस समय सॉल्वेंट का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए आपको क्या गिवन है, आपसे पूछा गया है द मोलैलिटी ऑफ ए 3.2 मोलर सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन की आपको मोलारिटी गिवन है, और मोलारिटी कितनी गिवन है आपको, 3.2 मोलर। समझ में आ रही है बात। और पूछा क्या गया है, पूछा गया है आपसे, मैं कलर चेंज करता हूं, आपसे पूछा गया है सॉल्यूशन की मोलैलिटी पूछी गई, मोलैलिटी पूछी गई है। फिर से समझो, सॉल्यूशन की मोलारिटी आपको गिवन है और सॉल्यूशन की मोलैलिटी आपसे पूछी गई है। तो अब यहाँ पे बेटा हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखिए मेरी अप्रोच क्या होती है, जो पूछा गया है पहले आप वो लिख लो। आपसे पूछा गया है सॉल्यूशन की मोलैलिटी, ठीक है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केज। ये होता है फॉर्मूला मोलैलिटी का। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, आपको मोल ऑफ सॉल्यूट नहीं पता, आपको मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता। अब एक चीज देखो, आपको ये देखो सॉल्यूट का मोलर मास गिवन है, क्या गिवन है आपको, सॉल्यूट का मोलर मास। ठीक है, चलो आगे मूव करता हूं मैं थोड़ा सा, थोड़ा सा हमें इसे मूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो मैंने क्या बोला, जब भी हम कोई भी कंसंट्रेशन टर्म्स वाला क्वेश्चन करेंगे
तो जो गिवन कंसंट्रेशन टर्म्स है उसको हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। आपको सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन है, तो मोलैरिटी को आप कैसे लिख सकते हो? आप इस तरीके से लिख सकते हो, जो सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो मोलैरिटी आपको गिवन है, कितनी गिवन है? 3.2 मोलर। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ कि 3.2 मोल ऑफ solute present in 3.2 mole of solute present in 1 liter of solution, 1 liter of solution। तो इसका मतलब मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरा कितना हो गया? 1 लीटर। तो 1 लीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1000 ml भी लिख सकता हूँ। 1 लीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1000 ml भी लिख सकता हूँ। और 3.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब मुझे मोल ऑफ सॉल्यूट भी पता है बेटा। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया मेरे पास? 3.2 मोल। अब देखिए मोलैलिटी निकालने के लिए आपको मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए था, मोल ऑफ सॉल्यूट आपको यहाँ पे देखो मिल चुका है, मोल ऑफ सॉल्यूट आपको यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने की कोशिश करते हैं। अब हमें समझ में ये आ गया, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है ये तो इक्वल है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी हमारा हो जाएगा 1000 ml, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कैसे इक्वल है? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है अपॉन द डिसोल्यूशन नो चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। अब एक बार बताओ, क्या आप मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो? आप निकाल सकते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट की आपको डेंसिटी पता है, सॉल्वेंट का आपको वॉल्यूम पता है, तो सॉल्वेंट का हम मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट अगर हम निकालते हैं तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मैं जरा इसको यहाँ पे सॉल्व थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। तो बेटा देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? 1000 ml। और डेंसिटी आपको कितनी गिवन है सॉल्वेंट की? 0.4 ग्राम पर ml, 0.4 ग्राम पर ml। तो ml से ml कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मेरे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू आ गई। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? 400 ग्राम। और अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट करूंगा तो केजी में कितना आ जाएगा? 0.4 केजी, ठीक है, 0.4 केजी। अब देखिए आपको मोलैलिटी निकालने के लिए जो जो इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट थी वो सब इंफॉर्मेशन पता है। अब आप क्या करो? लगे हाथ मोलैलिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर दो। तो जब आप मोलैलिटी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, थोड़ा हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि सुंदर सा दिखे। तो हमने क्या बोला? जो मोलैलिटी होती है वो मोलैलिटी क्या होती है हमारे पास? moles of solute divided by mass of solvent, mass of solvent in kg, mass of solvent in kg। तो मोल्स हमें कितने गिवन है बेटा? मोल्स आ गए हमारे पास 3.2 और हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया? 0.4। ये हो गया मोल और ये हो गया केजी। तो जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 8। तो मोलैलिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? मोलैलिटी की वैल्यू आ जाएगी, मोलैलिटी की वैल्यू आ जाएगी 8 मोल पर केजी, या फिर आप इसको लिख सकते हो 8 मोलल, या फिर आप इसको लिख सकते हो 8 और स्मॉल m। तो इस तरीके से बेटा हम क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मोलैलिटी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? मोलैलिटी की वैल्यू आ गई 8 मोलल। तो यहाँ पे अगर हम आंसर लिखें तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? आंसर है इस क्वेश्चन का 8 मोलल, ठीक है। तो स्मॉल m मैंने दिखा दिया। अब आपको माइंड में आ रहा होगा कि सर ये जो 80 ग्राम है, जो मोलर मास गिवन है इसका सॉल्यूट का, इसका क्या काम था? तो बेटा ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए गिवन था, इस डेटा का इस क्वेश्चन में कोई भी यूज नहीं है। तो देखो एडवांस का क्वेश्चन है 14 का, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो आया है कि एडवांस में नहीं आया, आप चेक कर लेना एक बार। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कितना इजी वे है। जो हम पढ़ रहे हैं उसी में से ही हमारे क्वेश्चन आएंगे, पर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसे सिस्टमेटिक करें। क्योंकि बेटा हम आपको एक चीज बताएं, अगर हम आपको एक वीडियो बना के दे दें यूट्यूब पे कि 1 घंटे में पूरा मूल कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा दूं, तो मैं नहीं पढ़ा सकता। और जो आपके साथ ऐसा कर रहा है वो आपको बेवकूफ बना रहा है। आप देखिएगा मैं मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर कम से कम, अभी आपने देखा होगा ये मेरा आई थिंक लेक्चर नंबर 11 है, और हर एक लेक्चर मेरा 1 घंटे से ज्यादा का है।
और अभी लगभग 10 से 11 लेक्चर की मुझे और रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि मैं जितना थ्योरी पढ़ाऊंगा उससे ज्यादा मैं क्या करूंगा, न्यूमेरिकल पे टारगेट करूंगा। जैसे क्वेश्चन आप थ्योरी पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़ने के बाद आपको भी समझ में आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो रिलेवेंट है भी कि नहीं रिलेवेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, एक बार रीड कर लो। एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, आपको क्या गिवन है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट in a solution is 0.1 at 298 Kelvin. The molarity of the solution is same as its molality. तो 298 केल्विन पे सॉल्यूशन की जो मोलारिटी है और जो सॉल्यूशन की मोलैलिटी है वो दोनों आपस में कैसे इक्वल है। The density of the solution at 298 Kelvin is 2 gram per ml. The ratio of molecular weight of solute to the solvent. तो एक काम करता हूँ, फिर से मैं इसे पार्टीशन करता हूँ ताकि ये क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो बेटा यहां सबसे पहले मैं लिख देता हूं आपको गिवन क्या है। आपको गिवन है द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, आपको गिवन है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है। मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपको कितना गिवन है, 0.1। तो क्या आप इस 0.1 को 1/10 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और तो क्या मुझे बता सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से मुझे एक आइडिया लग गया कि मोल ऑफ सॉल्यूट मेरे पास कितने हैं, 1। अगर मैं मोल ऑफ सॉल्यूट कितना ले लूं 1 और टोटल मोल को मैं कितना ले लूं 10, तो यहां से मैं मोल ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकता हूं। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट कितने हो जाएंगे, 9। याद करो बेटा, जब मैंने आपको मोल फ्रैक्शन पढ़ाया था कंसंट्रेशन टर्म्स में, तो मैंने बोला था कि आगे चल के न्यूमेरिकल में ये डेटा गिवन होगा और इसको हमें इस तरीके से क्या करनी है, प्रिडिक्ट करना। इस तरीके से हम इसे इंटरप्रेट करेंगे कि ये डेटा का मतलब क्या है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गिवन है तो आप ये मान के चलो, आपने क्या करा, मोल ऑफ सॉल्यूट मान लिए 1, टोटल मोल मान लिए सॉल्यूशन के 10, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट कितने आ गए हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन में कह रहा है एट 298 केल्विन कि 298 केल्विन पे सॉल्यूशन की, किसकी बात हो रही है बेटा, सॉल्यूशन की जो मोलारिटी है, जो मोलारिटी है दैट इज इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैलिटी। ठीक है, ये कह रहा है कि 298 केल्विन पे सॉल्यूशन की मोलारिटी और सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो बेटा क्या आप मुझे एक बात बता सकते हो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर, ये होता है। समझ में आ रहा है। और जो मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहां से देख सकते हो मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट कैंसिल हो गए। तो आपने यहां से क्या कंक्लूजन निकाला कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये आपने यहां से कंक्लूजन निकाला। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, एट 298 केल्विन आपको डेंसिटी भी क्वेश्चन में गिवन है। तो डेंसिटी आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है, आपको सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है कितनी, 2.0 ग्राम पर ml, इतनी डेंसिटी हमें सॉल्यूशन की गिवन है। अब देखो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। आपसे क्वेश्चन में पूछा है द मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। आपसे इनका रेशो पूछा है, आपसे क्या करा गया है, इनका रेशो पूछा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखो आपको ये पता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट अगर मैं करता हूं, तो मोल ऑफ सॉल्यूट मेरे पास कितने 1 और मोल ऑफ सॉल्वेंट कितने 9, तो ये कितना आ जाएगा 1/9। अब मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मोल ऑफ सॉल्यूट को मैं क्या लिख सकता हूं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। आई थिंक यहां तक किसी को बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब तो यहां से सॉल्व करने पे क्या आएगा, 1/9 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कुछ नहीं करा है मैंने, सिर्फ सॉल्व करा है इसको। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 से आपको क्या समझ में आ गया कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अगर मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं सॉल्यूशन की, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करो। अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकालूं तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां आप लिख सकते हो मास ऑफ सॉल्वेंट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट। और डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट कितनी गिवन है आपको, 2 गिवन है। तो आपको यहां से क्या पता चला, आपको यहां से चला कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स मास ऑफ सॉल्वेंट। ये आपको पता चला बेटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। थोड़ा सा मैं इसे स्लाइड डाउन स्क्रॉल डाउन करता हूं स्पेस बनाने के लिए। देखो आपको पता क्या क्या चला, अब यहां देखिए आपको पता चल गया। हाँ, एक बार मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, आज मैं ब्लैक पेन भी यूज करता हूँ, बड़े लंबे टाइम से ब्लैक पेन मैंने यूज नहीं किया। तो यहाँ देखो आपको क्या पता चला बेटा, आपको पता चला द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 इंटू वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम कह रहा हूँ, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स द मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब एक बात बताओ बेटा, सॉल्यूशन का जो मास होगा वो क्या होता है, सॉल्यूशन का जो मास होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें हमारे सॉल्यूशन का मास मिल जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, आप इधर बेटा देखो, इसको आप राइट हैंड साइड ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट आपस में क्या है, इक्वल। अगर मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट आपस में इक्वल है तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में देखो बेटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, हम किससे बात कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, 1/9 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। या फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, आप लिख सकते हो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 9। इसको मैं क्या करता हूँ, बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूँ। ये मैंने क्या करा बेटा, बॉक्स के अंदर बंद करा। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा था यू हैव टू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हमारे पास रेशियो कितना आ गया, 9 का रेशियो आया। तो आप यहाँ लिख सकते हो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9:1। देखिए एडवांस फॉर्म 16 का क्वेश्चन है, अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली से लगा लोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आया है हमारे पास, ये 2012 का क्वेश्चन है। चलो इसको एक बार रीड करो, रीड करो इसे। 22.2% W/W HCl stock solution has a density 1.25 gram per ml. The molecular weight of HCl is 36.5 gram per mole. The volume of stock solution required to prepare a 200 ml solution of 0.4 molar HCl. तो क्या क्या गिवन है, तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पार्टीशन बनाने पड़ेंगे ताकि क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ में आए। बना दिया हमने पार्टीशन। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। एक तो आपको परसेंट
W/W की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 29.2%। एक तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब HCl स्टॉक सॉल्यूशन की आपको डेंसिटी पता है। आपके पास जो सॉल्यूशन है बेटा, अगर मैं यहाँ सॉल्यूशन लिखूं तो सॉल्यूशन हमारे पास कौन सा है, एक HCl सॉल्यूशन है हमारे पास, और इस HCl सॉल्यूशन की आपको डेंसिटी गिवन है, और डेंसिटी कितनी है हमारे पास 1.25 ग्राम पर ml। आपको डेंसिटी गिवन है 1.25 ग्राम पर ml। अब आपको गिवन है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl। तो मॉलिक्यूलर वेट को मैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करता हूं, तो कैपिटल एम मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl हमारे पास कितना आ गया, 36.5 ग्राम पर मोल। ये आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट। आपसे पूछा है द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपसे पूछा गया है। द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए 200 ml सॉल्यूशन ऑफ 0.4 मोलर HCl मींस, आप जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे वो सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो वो सॉल्यूशन हमारा कैसा होना चाहिए, 200 ml सॉल्यूशन ऑफ 0.4 मोलर HCl। ये ऐसा सॉल्यूशन हमारे पास बनना चाहिए। तो बेटा हम यहाँ देखिए, यहाँ से आपको कुछ चीजों का एक आइडिया लग गया होगा। क्या आइडिया लगा होगा, देखो सपोज करो मैंने जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसको मैंने क्या करा, VML मान लिया। लेट थोड़ा सा क्लीन करके लिख देता हूं ताकि समझ में आए। लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज VML। मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना ले लिया, VML ले लिया। अब एक बात बताओ बेटा, आपको 200 ml सॉल्यूशन ऑफ 0.4 मोलर HCl गिवन है। तो यहां से आपको क्या आइडिया लग रहा है, आपको ये आइडिया लग रहा है कि आपको एक तो मोलारिटी गिवन है, तो क्या आप HCl के मोल्स निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे कि मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 200 ml। अगर हम इसको वॉल्यूम हम किस में पुट करते हैं, फॉर्मूले में, लीटर में, तो मैं इसको लीटर में चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0.4 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू मोल ऑफ HCl। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, सो द मोल ऑफ HCl हमारे पास कितना आ गया बेटा, 0.08 0.08 मोल्स। क्या आ गया, मोल्स। बेटा मोल्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ देखिए आप, मैंने वॉल्यूम जो ml में था उसको मैंने लीटर में कन्वर्ट कर चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, आपको परसेंट W/W की वैल्यू पता है, गिवन है। सो अगर मैं परसेंट W/W को लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं मैं, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। अब यह देखो, परसेंट W/W की वैल्यू कितनी है आपके पास, 29.2 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। बेटा सॉल्यूट के आपको मोल्स पता है, सॉल्यूट का आपको क्वेश्चन में मोलर मास भी पता है। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो, मोल्स पता है, मोलर मास पता है, तो आप मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो। मास क्या हो जाएगा, मास का फॉर्मूला हो जाएगा मोल ऑफ HCl इनटू मोलर मास ऑफ HCl। कौन सा, एक ही फॉर्मूला मैं बार बार यूज करता हूँ हर एक क्वेश्चन में। फॉर्मूला लिख देता हूँ कि मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। आपकी बार मुझे क्या निकालना था बेटा, मास निकालना था। तो मास निकालने के लिए मैंने क्या करा, मोल्स की मल्टीप्लाई कर दी मोलर मास के साथ। तो क्या आ गया, मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम VML है, ठीक है, और सॉल्यूशन की आई थिंक आपको डेंसिटी पता है, तो सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो सॉल्यूशन का मास कितना आ जाएगा, सॉल्यूशन का मास आ जाएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू सॉल्यूशन की डेंसिटी। तो कितनी है हमारे पास, 1.25 इंटू 100। अब आपको क्या करना है बेटा, वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू को पुट कर दो। तो यहां से हमारे पास आएगा, मैं कलर चेंज करता हूं, कि 29.2 is equal to mole of HCl, that is 0.08 into molar mass of HCl, that is 36.5 divided by 1.25 into B
इंटू 100। तो बेटा आपको क्या करना है, ये आपको सॉल्व करना है। तो एक बार मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। तो यहां से हमारे पास जो V आ रहा है, वॉल्यूम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 ml आ रहा है। कितना आ रहा है, 8 ml। बेटा मेरे पास तो क्या है ना, ये कैलकुलेटर है, तो मैं तो कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर देता हूँ। आप लोगों को क्या करना है, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। आपको कैलकुलेटर तो नहीं मिलने वाला एग्जाम में, तो आप क्या करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे। जो भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आपको खुद से करना है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर नहीं है। तो यहीं से आप अगर प्रैक्टिस करोगे तभी आपका क्या होगा, एक हैबिट आ जाएगी अपनी कैलकुलेशन फास्ट करने की। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आ गया द वॉल्यूम ऑफ, आपका आंसर कितना है हमारे इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है 8 ml। 8 ml इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है मेरे पास आज का लास्ट क्वेश्चन, ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। आप चाहो तो आप इसे होमवर्क में भी करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो मैं इसको करवा देता हूँ। थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है पर मजेदार क्वेश्चन है, पढ़ने में इसको बड़ा मजा आने वाला है आपको। ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन रीड भी नहीं किया है, ऐसे ही मैंने आपके सामने फेंक दी है कि क्वेश्चन करने में मजा आएगा। पहले बार मैं रीड कर लूँ क्वेश्चन है क्या। चलो देखते हैं। An aqueous solution of acid having a specific gravity 1.6। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ाया था मैंने। स्पेसिफिक ग्रेविटी में मैंने क्या बोला था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी एक रिलेटिव डेंसिटी होती है। किसके लिए डिफाइन की जाती है, लिक्विड और सॉलिड के लिए। तो हमारे पास जो एक्वस सॉल्यूशन है एसिड का, तो कैसा सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है, इसलिए हमने उसके लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफाइन की है। तो मैंने बोला था अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है तो आप वहां से डेंसिटी भी निकाल सकते हो सब्सटेंस की। आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी के आगे ग्राम पर एमएल लगा दो, वही बन जाएगा सब्सटेंस की डेंसिटी। देखो ये सब चीजें यूज होती हैं। आप सोच रहे हो उन टॉपिक का क्या यूज था, यहाँ पे यूज होगा। देखो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन रीड करता हूं मैं, एक बार क्वेश्चन पूरा रीड कर देता हूँ फिर कराता हूँ। An aqueous solution of acid having a specific gravity 1.6 is 20% by mass। 20% by mass का मतलब है 20%, ओ सॉरी 72% by mass का मतलब क्या हो गया, परसेंट W by W की वैल्यू आपको गिवन है। परसेंट W by W की वैल्यू कितनी है आपको, 72% गिवन है। What will be percent by weight of solution of the same acid if it is diluted to specific gravity 1.2। ये आपसे पूछ रहा है what will be the percent by weight, मतलब आपसे इसने ये पूछा है what is percent W by W। और परसेंट W by W किस कंडीशन में पूछा है उसमें आपसे, जब आप क्या कर रहे हो, इस सॉल्यूशन को डाइल्यूटेड कर रहे हो। और जब इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो तो डाइल्यूट करने के बाद जो सॉल्यूशन बन रहा है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बन रहा है, उस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी हो रही है बेटा, 1.2। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि बिफोर डाइल्यूशन क्या क्या कंडीशन गिवन है। तो अगर मैं यहाँ लिखूं बिफोर डाइल्यूशन, तो अगर हम यहाँ पे बिफोर डाइल्यूशन वाली कंडीशन समझने की कोशिश करें तो यहाँ देखिए आपको एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड गिवन है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 1.6। तो एक काम करो, एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड बना लो। तो ये मेरे पास आ गया एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। क्लियर है बेटा, ये बिफोर डाइल्यूशन की कहानी चलेगी अभी। तो बिफोर डाइल्यूशन जो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड था, इसकी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, एस डॉट जी क्या हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और कितनी गिवन है, ये 1.6। तो आपको पता है तो आप डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 1.6 ग्राम पर एमएल। और आपको परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू की वैल्यू पता है इस सॉल्यूशन के लिए। जो परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू है वो परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू कितना है, 72%। तो आप इसको किस तरीके से रीड करोगे, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू को आप रीड कर सकते हो कि 72 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर यहां से मैं लिखूं तो ये क्या लिख सकता हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट लिख सकता हूं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 72 ग्राम। और वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा मेरे पास, 100 ग्राम। ये लिख सकता हूं मैं। अब मैं बार बार लिख के नहीं दिखा रहा हूँ। परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू को हमें कैसे रीड करना है कि कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको रीड करा है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया। अब बेटा देखो इसमें लिखा क्या है, इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट विल बी द परसेंट बाय वेट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सेम एसिड इफ इट इज डाइल्यूटेड टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2। अब आप क्या कर रहे हो, इसका डाइल्यूशन कर रहे हो, तो मैं इसका डाइल्यूशन इसी पे करा देता हूँ। अब मैं क्या करा रहा हूँ, इसका डाइल्यूशन।
और जब मैं इसका डाइल्यूशन करा रहा हूं, एक काम करता हूं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना बिफोर डाइल्यूशन, इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कंडीशन। कौन सी कंडीशन है? बिफोर डाइल्यूशन कंडीशन ये है मेरे पास, बिफोर डाइल्यूशन। अब ना कंफ्यूज नहीं हो गया, अब यहीं पे हम डाइल्यूशन अपना करा सकते हैं। चलो आ जाओ। जब हम डाइल्यूशन कराएंगे बेटा, तो एक चीज मुझे बताओ, जब आप डाइल्यूशन कराओगे तो डाइल्यूशन कैसे कराओगे? डाइल्यूशन कराने के लिए आप सॉल्वेंट को ऐड करोगे, बिल्कुल। और सॉल्यूशन मेरा कैसा, एक्वा सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर होगा। तो बेसिकली आप जब डाइल्यूशन कराओगे तो इसके अंदर क्या करोगे? H2O का एडिशन करोगे। क्या ऐड करा आपने? H2O का एडिशन करा। सपोज करो मैंने कितना, अब कितना ml, मतलब अगर मैं दिखा पूछूं आपसे कि कितना H2O एडिशन करोगे, तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, ये मान लेता हूं कि मैंने x ml वाटर का क्या करा? एडिशन करा। ठीक है, एडिशन करने के बाद क्या होगा? आफ्टर डाइल्यूशन वाली कंडीशन है ना, चलो इसको हटा देते हैं। अब आफ्टर डाइल्यूशन क्या हो रहा है बेटा, यहां समझने की कोशिश करो। आफ्टर डाइल्यूशन, तो आफ्टर डाइल्यूशन के बाद ये है हमारे पास सैंपल। तो इस सैंपल की अगर हम बात करते हैं, तो इस सैंपल की आफ्टर डाइल्यूशन जो हमारे पास सॉल्यूशन है, उसकी आपको डेंसिटी पता है। और डेंसिटी कितनी, डेंसिटी नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी गिवन है आपको? 1.2। तो डेंसिटी भी आपको पता चल जाएगी, डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 1.2 ग्राम पर ml। ये आपको पता है। अब एक बात बताओ मुझे, थोड़ा ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। अगर मैं बिफोर डाइल्यूशन की बात करता हूं, तो सॉल्यूशन का मुझे वेट पता है। सॉल्यूशन का मुझे क्या पता है? वेट पता है। सॉल्यूशन का मुझे वेट पता है। सॉल्यूशन की मुझे डेंसिटी भी पता है। डेंसिटी कितनी है? 1.6 ग्राम पर ml। तो क्या मुझे सॉल्यूशन का, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, क्या मुझे सॉल्यूशन का मुझे वॉल्यूम पता था बिफोर डाइल्यूशन? मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता था। तो बिफोर डाइल्यूशन जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, तो कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी। तो सॉल्यूशन का मास कितना है? 100, और डेंसिटी कितनी है? 1.6। तो ये हो गया हमारे पास ml। अब मैंने बेटा क्या बोला, मैंने कहा कि मैं कितना वाट सॉल्वेंट ऐड कर रहा हूँ? x ml ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, डाइल्यूशन में वाटर को ऐड करा। और वाटर मैंने कितना ऐड करा? वाटर मैंने ऐड करा x ml। और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है सबको पता है। डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर ml। मैंने बोला भी था बेटा, इसको याद कर लेना। तो इसका मतलब अगर वाटर का वॉल्यूम x ml है, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो वाटर का मास कितना हो जाएगा? तो वाटर का मास हो जाएगा x ग्राम। वाटर का मास कितना हो जाएगा बेटा? x ग्राम। मतलब आपने x ग्राम वाटर को ऐड किया है, या फिर आप बोल सकते हो आपने x ml वाटर को ऐड किया। तो आफ्टर डाइल्यूशन अगर मैं वेट ऑफ सॉल्यूट की बात करता हूं, तो वेट ऑफ सॉल्यूट तो चेंज ही नहीं होना है। वेट ऑफ सॉल्यूट जितना पहले था उतना ही वेट ऑफ सॉल्यूट अभी होगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा बेटा? 72 ग्राम ही होगा। आफ्टर डाइल्यूशन अगर मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालूं, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? पहले वेट कितना था बेटा? 100 ग्राम। आपने x ग्राम वाटर और ऐड कर दिया। तो अब आफ्टर डाइल्यूशन जो वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा हमारे पास? 100 प्लस x ग्राम। ठीक है। आफ्टर डाइल्यूशन क्या आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना था? 100 बाई 1.6 ml, और आपने x ml वाटर इसमें ऐड कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी बता सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा? 100 बाई 1.6 प्लस x ml। ठीक है। तो यहां से आप एक बार बताओ, आपको आफ्टर डाइल्यूशन सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, आफ्टर डाइल्यूशन सॉल्यूशन का मास पता है, आफ्टर डाइल्यूशन सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है। आपको फिर क्या है, आप लगा दो फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लगा दोगे? फॉर्मूला लगाओ इसमें। फॉर्मूला लगाते हैं हम कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। लगा दो। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा? 100 प्लस x, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 100 बाय 1.6 प्लस x, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 1.2। समझ में आ रही है कहानी? ये आपको गिवन है। इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन में आप देखो क्या अननोन है आपके पास? x अननोन है। इस पूरी इक्वेशन में हमारे लिए क्या अननोन है? x अननोन है। और हमें क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट कर देते हैं हम x की वैल्यू। हम तो अपना यूज करने वाले कैलकुलेटर।
आप अपना नॉर्मली करो जैसे आप करते हो। तो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, दिया आ जाएगा इक्वल 25 और 0.2x, और ये आ जाएगा आपके पास 25, ये आ जाएगा 125। तो बेटा x की वैल्यू आ गई 125। एक बार सब लोग चेक कर लेना, x की वैल्यू कितनी आएगी 125। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे आपने कितना ml H2 ऐड करा, तो आप बोलोगे सर हमने 125 ml वाटर को ऐड किया है डाइल्यूशन के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं आपने कितने ग्राम वाटर को ऐड किया है, तो आप बोलोगे सर हमने 125 ग्राम वाटर को ऐड किया है डाइल्यूशन करने के लिए। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे ये पूछा गया है जब आप डाइल्यूशन कर लेते हो, तो डाइल्यूशन करने के बाद जो ये हमारा सॉल्यूशन है जिसको हम बोलेंगे अपना डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, इस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए हमें परसेंट W/W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बस हमें ये फाइंड आउट करना है। एक बार क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में क्या था, व्हाट विल बी परसेंट, व्हाट विल बी परसेंट बाय वेट। परसेंट बाय वेट का मतलब परसेंट W/W आपसे पूछा गया ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सेम एसिड इफ इट इज डाइल्यूटेड टू स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 अब बेटा आपको डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की आपको क्या फाइंड आउट करना है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए आपको फाइंड आउट करना है परसेंट W/W। तो इसको फाइंड आउट कर देता हूं मैं तुरंत टाइम से पहले, या इससे निपटाते हैं। तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। हाँ, परसेंट W/W हमें फाइंड आउट करना है, किसके लिए फाइंड आउट करना है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का। तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का जो परसेंट W/W है उसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो यही रहने वाला है 72 ग्राम, ये तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास 100 प्लस x, और x की वैल्यू कितनी है 125। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 225 ग्राम। तो यहाँ पे आ जाएगा 225 ग्राम इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा आपके पास 72 डिवाइडेड बाय 225 इंटू 100, 32%। कितना आ जाएगा आपके पास 32%। तो परसेंट W/W की जो वैल्यू है, परसेंट W/W की, क्या हो रहा है इसमें, चलो मैं वैसे यूज कर लेता हूँ। परसेंट W/W की वैल्यू ऑफ अ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कितना आ गया बेटा 32%। तो दिस इज द आंसर। चलो ऊपर लिख भी देता हूं मैं आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 32%। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने कंसंट्रेशन टर्म्स के। तो आज का पूरा लेक्चर मैंने रखा है अपना न्यूमेरिकल बेस्ड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से हम अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यही रुकता हूँ बेटा, नेक्स्ट क्लास में आपसे मैं मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनी पढ़ाई करो, लाइफ में एंजॉय करो, खाने पीने का ध्यान रखो और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन अ नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय।